इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे मैनेज करें हमारे ऐसे राइटिंग को। अब कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो हमारे प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। इसमें एक आएगा आपको नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग से कितने लोग परिचित हैं? बढ़िया। तो नोटिस राइटिंग कितने नंबर का आता है? 5 या 4 नंबर के आएंगे। ये देखिए, अंग्रेजी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। नोटिस राइटिंग फोकट का 4 नंबर मिलता है, ऐसा कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, डेफिनेटली, है ना। क्योंकि नोटिस राइटिंग में जो बातें हमको लिखना है वो सारी बातें उसी में दे दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट ए नोटिस टू इनवाइट नॉमिनेशन फॉर स्टूडेंट council election in your school. You are the principal of your school, Modern Public School, बिलासपुर। ठीक, 4 नंबर के आगे प्रश्न। ये इसमें क्या लिखेंगे? जो बातें लिखा जाना है आंसर में वो सारी बातें इस पर दे दी गई है। सबसे पहले क्या लिखें हम? ये ऊपर में मैं इसका फॉर्मेट यहाँ पर बना दे रहा हूँ। फिर क्या लिखे जाएं? यहाँ पर नोटिस। हाँ, किसी से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस टॉपिक वैसे कैपिटल स्टार्टिंग रहे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखें? टॉपिक। ठीक, क्या है हमारा टॉपिक? है? देखो, अभी भी कंफ्यूजन है, तो जो टॉपिक हमारा रहता है जितना शॉर्ट आप कर सकते हो उतना बेटर है। स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन, दैट्स एनफ, है ना। से पढ़ने वाले को ये प्रेरित करता है कि आगे ये कब होगा, क्या होगा, वो सारे डिटेल जो है उसके बॉडी पर देंगे। तो ये टॉपिक फिर हमारे यहाँ पर बॉडी पोर्शन आएगा। यहाँ ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि ये ज़्यादा 50 शब्दों से ज़्यादा ना हो। नोटिस आप 2-3 पेज का लिखेंगे तो पब्लिक के पास उतना पढ़ने का समय नहीं होता है। ठीक, तो ये 4 नंबर का या 5 नंबर का पूछा जाएगा नोटिस राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग में ही बात करें तो एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग ये प्रिपेयर कर लेंगे हम। जो हमारा टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से जो प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत सारे स्टोरीज पढ़ा होगा हमने हमारे टेक्स्ट में। उसमें जो कैरेक्टर्स आए हुए हैं उनके बारे में हमें जानकारी अगर है तो वो हम बहुत सारे सवालों के आंसर दे सकते हैं। कैरेक्टर्स जैसे हमारे 12th के टेक्स्ट बुक में कौन कौन से कैरेक्टर आए हैं? 2 एक कैरेक्टर्स के नाम बताएं हमें।
कैरेक्टर समझ रहे हैं, पात्र। एक लास्ट लेसन है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर आए हैं? कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन वो 5 या 6 नंबर के प्रश्नों में वो पूछे जाते हैं। वो गार्बेज पिकर कौन था? साहेब कौन था फिर? एक बच्चा जो था वो गली में कचड़ा बीनता था, है ना? तो गार्बेज पिकर फिर कौन था? कचड़ा उठाने वाला ही तो है गार्बेज पिकर। जो हमारे पात्र हैं उनसे, उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखना, वो चरित्र चित्रण करना, उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो उसमें साहेब बहुत इम्पोर्टेंट है, हैमल जो है इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको आप ध्यान रखोगे तो आपके जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो आसानी से आप हल कर सकते हो। ग्रामर पोर्शन में 10 नंबर के आएंगे डू एस डायरेक्टेड में। इसमें डू एस डायरेक्टेड में वॉइस, नरेशन, क्लॉज, टेंस से रिलेटेड ये सवाल पूछे जाएंगे। इनसे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हो। टेंस, वॉइस, नरेशन। क्लॉज के बारे में बताएंगे क्या? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज ये बहुत थोड़ा वास्ट टॉपिक है, ये एक पीरियड में संभव नहीं है पूरा उस पर डीपली बात करना। उसमें से रिलेटेड जो प्रश्न रखे हम, क्लॉज जो है, देखो सेंटेंस, फ्रेज, सेंटेंस और क्लॉज, इनको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं हम ताकि तुमको पढ़ने में जब आसानी हो। फ्रेज क्या चीज़ है? आधे अधूरे वाक्य जो हैं वो फ्रेज हैं। जिनसे हमारा हमको कुछ अर्थ तो बोध होता हो पर वो पूर्ण ना हो, वो फ्रेज होता है। जैसे हम कहें कि सचिन तेंदुलकर द फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन, ये सेंटेंस है, फ्रेज है, फ्रेज हो गया। जब इसी में हम जोड़ देते हैं सचिन तेंदुलकर फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन टुक रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, अब ये पूर्ण हो गया वाक्य। जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाएं तो फिर वो एक सेंटेंस का रूप ले लेता है। क्लॉज जो है, जब दो छोटे छोटे सेंटेंसेस जुड़ करके एक बड़े सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं।
दिस टेबल इज वेरी हैवी, इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। तो these are two sentences, separate sentences. When this two separate sentences combined into a single sentence, these two sentences will be said to be a clause of the new framed sentences. उस बड़े वाक्य के जो हिस्सा होंगे ये, तो ये क्लॉज कहलाएंगे। पता गई समझ में? दो छोटे वाक्य मिल करके एक बड़ा वाक्य बनाया, उस बड़े वाक्य के वो दोनों हिस्से जो हैं क्या कहलाएंगे? एक एक क्लॉज कहलाएंगे। उसमें से एक प्रिंसिपल होगा और एक सबऑर्डिनेट होगा, या कभी कभी दोनों प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से उसमें तीन प्रकार के सेंटेंस बन जाते हैं, वो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है आपके पास सेंटेंस जो आप क्लॉज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको रखें तो हम बात करें, अन्यथा आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। हाँ, एप्लीकेशन किसी भी टॉपिक पर लिखने के लिए आ सकता है, छुट्टी के लिए तो आता ही है, वो बहुत थोड़ा छोटे स्तर का है। हायर सेकेंडरी स्तर पर आपको बैंक में लोन लेना चाह रहे हो, है ना, you want to take loan, write an application to the manager of SBI Basna for your higher study। ठीक, तो एप्लीकेशन को भी आप मैनेज कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन का एड्रेस किसको करना है इसमें? SBI ब्रांच मैनेजर को। उसका आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा इसमें? एप्लीकेशन फॉर, हाँ, किस बात पर? हाँ, स्टडी लोन के लिए, है ना। आप स्टडी लोन क्यों लेना चाह रहे हो? मैकेनिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप 12वीं पास आउट हो गए हो अच्छे नंबरों से और एंट्रांस दे दिया है। अब वो सारा डिटेल आप और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का उल्लेख करते हुए आप उसको लिख लोगे, तो ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। बैंक से रिलेटेड आता है लोन के लिए, होम लोन के लिए आ सकता है। जो और एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन अक्सर पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में, यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, है ना। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू पुट बैन ऑन यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। Write an application to the Commissioner of Municipality, informing him about the bad sanitary condition in your ward. Write an application to the Sarpanch of your Gram Panchayat, informing him about the problem of drinking water। कुछ भी टॉपिक दिए जा सकते हैं। ऐसे का तो अभी मैंने बताया था। हाँ, वो करंट टॉपिक्स पर आते हैं, वंडर्स ऑफ साइंस। मैं कोई भी टॉपिक आया गया जो उसकी तैयारी ना किया हुआ आप लोगों, तो उसको मैनेज करने के लिए अभी मैंने टेक्निक दिया था कुछ देर पहले ही ना। कौन सा टेक्निक था आप ही बताएं? WH क्वेश्चन, उनसे प्रश्न करते चले जाओ, है ना। तो वो जितने प्रश्न आप करोगे आपका टॉपिक उतना लंबा लिख सकते हो।
और एक जो टैक्टिस बताया था अभी, कौन सा था? सेंस ऑफ ऑर्गन टेक्निक, उसको क्या कहेंगे? सेंस ऑफ ऑर्गन टेक्निक। जो हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन है, आई, जो आप देखते हो, जो सुनते हो, जो टच करते हो, जो स्मेल करते हो, उन सारे चीज़ों को आप उसमें डिस्क्राइब करोगे तो आपका ऐसे बन जाएगा। और अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज को हम कैसे सॉल्व करें? अनसीन पैसेज सबसे पहले हम एक बार पढ़ लें पूरा, गो थ्रू द पैसेज केयरफुली विदाउट बॉदरिंग अबाउट वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट। आप समझते हैं या नहीं समझते हैं उस पैराग्राफ को, इसकी परवाह किए बगैर आप पढ़ते चले जाइए। गॉट इट? उसके बाद आप क्वेश्चन एक बार पढ़ें, राइट? Then after once again you go through the passage and identify the area where the answer lay, और उन एरिया को आप पहचानिए जिसमें आंसर लिखा है क्या है। जनरली ये देखा जाता है, हम जब जांचने जाते हैं पेपर ना, तो पैसेज है और उसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो पैसेज को आप 4 भाग में बांट दिए और एक एक भाग में कॉपी पेस्ट कर दो तो तुम्हारा आंसर हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे ओवरटेक हो जाता है, दूसरे ओवरलैपिंग हो जाते हैं आंसर की। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जिस एरिया में है आप उस एरिया को आइडेंटिफाई करिए, और उसमें होगा कीवर्ड होता है, प्रत्येक उत्तर में एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड समझ रहे हैं क्या होता है ये? हाँ, जिस उत्तर में सर्वाधिक प्रमुख होता है, जिसमें उत्तर केंद्रित होता है, वो वर्ड होता है कीवर्ड। वो याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक? और उस कीवर्ड को लेकर के आप उत्तर बनाइए, आंसर करिए। आंसर तो क्वेश्चन में ही आधा रहता है ना। 3-4 लाइनों में अगर उत्तर का संभावित एरिया है तो उसमें से 1 से 2 वाक्यों में ही हमारा अनसीन पैसेज का आंसर बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक जिन पर हमने अभी बातें किया, ये तुम्हारे परीक्षा की दृष्टिकोण से उपयोगी सिद्ध होंगे। थैंक यू वेरी मच।